प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं राकेश खेदड़, व्याख्याता रसायन विज्ञान, गुढ़ा पब्लिक स्कूल गुढ़ागोट जी। अपना रसायन विज्ञान में चैप्टर चल रहा है विलयन और आज का अपना टॉपिक है गैसों के द्रवों में विलेयता। तो इसको समझिए। गैसों की द्रव में विलेयता को अवशोषण गुणांक के रूप में व्यक्त करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गैसों के द्रवों में विलेयता को अवशोषण गुणांक के रूप में व्यक्त करते हैं। ये अवशोषण गुणांक क्या होता है? किसी गैस का 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल दो या 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 ml बोल दो, एक रिलेशन होता है। तो किसी गैस का 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयतन, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में क्या होता है, घुला हो, उसे क्या बोलते हैं? अवशोषण गुणांक बोलते हैं। ये जो परिभाषा है ये राजस्थान बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में परिभाषा पूछी जाती है कि किसी गैस का 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयतन, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में क्या हो, घुला हो, क्या कहलाता है? अवशोषण गुणांक कहलाता है। और आपको विभिन्न गैसों के अवशोषण गुणांक का क्रम दिया हुआ, एक क्रम ध्यान होना चाहिए कि सबसे ज्यादा अवशोषण गुणांक किसका है? NH3 का है। उससे कम किसका है? HCl का है। उससे कम किसका है? SO2 का है। उससे कम किसका है? H2S का है। उससे कम CO2 का, C2H2 का, O2 का और N2 का। आपको ये अवशोषण जो गुणांक है, अवशोषण गुणांक आपको क्या पता होना चाहिए? ये जो क्रम है ये आपको अवशोषण गुणांक का क्रम पता होना चाहिए। जिन गैसों का अवशोषण गुणांक अधिक होता है उन गैसों के द्रव में विलेयता क्या होती है? अधिक होती है। और जिन गैसों का अवशोषण गुणांक कम होगा उनकी द्रवों में विलेयता क्या होगी? कम होगी। तो आपको अवशोषण गुणांक की परिभाषा ध्यान रखनी है और विभिन्न गैसों के अवशोषण गुणांक का जो क्रम है ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट सुनिए। इस गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं गैस की प्रकृति, द्रव विलायक की प्रकृति, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। जिसमें अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे गैस की प्रकृति की। समझिए, देखना, ध्यान से समझना। ये द्रव विलायक है, ये द्रव विलायक, द्रव विलायक। और इस द्रव विलायक में क्या घुली होती है? गैस बोलते हैं। इस गैस की विलेयता, द्रव विलायक में जो गैस घुलते हैं, इस गैस की विलेयता इसकी किस पर निर्भर करती है? प्रकृति पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है वो समझिए। ये गैस है, इस गैस को किस में मिलाएंगे? द्रव विलायक में मिलाएंगे। तो क्या कह रहा हूं वो ध्यान से समझना। वे गैसें जिनको द्रव विलायक में मिलाने पर द्रव विलायक के साथ क्रिया करके क्या बनाएं? यौगिक बनाएं। वे गैस जिनको किस में मिलाते हैं? द्रव विलायक में मिलाते हैं और द्रव विलायक के साथ क्रिया करके क्या बनाएं? यौगिक बनाए। और वो यौगिक फिर विलयन में वापस क्या हो जाए? आयनित हो जाए, आयनों में बट जाए। तो ऐसे होगा। इस प्रकार की जो गैस होती है वो क्या होती है? द्रव विलायक में अधिक घुलनशील होती है। मैंने क्या कहा है वो फिर सुनिए। वे गैसें जिनको द्रव विलायक में मिलाने पर द्रव विलायक के साथ क्रिया करके क्या बनाएं? यौगिक बनाएं और वह यौगिक विलयन में क्या हो जाए?
आयनित होता है तो ऐसी गैसों की द्रव विलायक में विलेयता या ऐसी गैसें द्रव विलायक में अधिक घुलनशील होती है। देखिए कैसे उदाहरण के रूप में ले रहा हूं। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे अमोनिया गैस हो सकती है, SO2 गैस हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है। ये ऐसी गैस है, इसको द्रव विलायक में मिलाएंगे, द्रव विलायक में मिलाएंगे तो द्रव विलायक के साथ क्रिया करेंगे और क्रिया करके क्या बनाएगी, यौगिक बनाएगी। वह यौगिक फिर किस में बट जाएगा, आयनों में बट जाएगा। देखिए मैंने NH3, ये NH3 विलेय होता है, जो गैस मिला रहे हैं वो गैस क्या है, विलेय। इसको किस में मिलाया, द्रव विलायक, विलायक के रूप में मैंने क्या लिया, जल लिया। ये विलायक है, जल है, और जल कैसा है, प्रवृत्ति का है, द्रव। NH3 गैस को जब जल में मिलाते हैं तो इस जल के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। गैस इस द्रव विलायक के साथ क्रिया करेगी और क्रिया करके क्या बनाएगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यौगिक बनाती, और ये यौगिक विलयन में पुनः क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है NH4+ में और OH-। तो मैंने क्या कहा था वो सुनना। मैंने कहा था कि जब गैस को आप किस में मिला रहे हो, द्रव विलायक में मिला रहे हो, तो वो गैस द्रव विलायक के साथ क्या करके, क्रिया करके क्या बनाता है, यौगिक बनाता है, और वह यौगिक विलयन में क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। तो ऐसी गैस उस द्रव विलायक में क्या होती है, अधिक घुलनशील होती है। कोई मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूं, देखिए कोई भी उदाहरण ले सकता हूं। जैसे मैंने CO2 लिया, CO2 गैस है, ये विलेय, विलेय किस प्रवृत्ति का, गैसीय प्रवृत्ति का। किस में मिला रहे हो, जल में मिला रहे हो, विलायक, और जल के साथ ये क्या करेगा, क्रिया करके यौगिक बनाएगा H2CO3, ये यौगिक बनाया, और ये यौगिक फिर क्या होगा, आयनित होगा 2H+CO3-। ये उदाहरण लिख सकते हो। और उदाहरण लिखो, SO2 ये विलेय, और जो विलेय होता है वो किस प्रवृत्ति का, गैस का। H2O क्या है, विलायक, क्या बनाएगा, H2SO4 का यौगिक, H2SO4 बनाएगा, और ये खुद आयन होगा 2H+SO4-2। मैंने जो उदाहरण लेके उनका कंसेप्ट एक बार फिर समझ लेना। वे गैस जिनको किस में मिलाते हैं, द्रव विलायक में मिलाते हैं, तो वो गैस द्रव विलायक के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, यौगिक बनाती है, और वह यौगिक विलयन में क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है, आयनों में बट जाता है। तो ऐसी जो गैस होती है वो द्रव विलायक में क्या होती है, अधिक घुलनशील होती है। दूसरा सुनना इसका, मैं बोल रहा हूं, द्रव विलायक, इस द्रव विलायक में क्या मिलाई, गैस मिलाई। वो गैस द्रव विलायक के साथ क्या नहीं कर रही है, क्रिया नहीं कर रही है, और क्रिया नहीं कर रही है तो क्या नहीं बनाएगी, यौगिक नहीं बनाएगी, और यौगिक नहीं बनाएगी तो वो गैस उस द्रव विलायक में क्या होती है, कम घुलनशील होती है। समझ गए मेरी बात। उसका उदाहरण क्या लिख सकते हो, N2 लिख सकते हो और O2 लिख सकते हो। लेकिन ये याद रखना, ऑक्सीजन जो होता है ये रक्त में इसकी जो घुलनशीलता है, घुलनशील है, रक्त में इसकी घुलनशीलता क्या होती है, तीव्रता होती है। तो पहला पॉइंट कौन था, गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति में आपको इतना याद रखना है कि जब गैस को द्रव विलायक में मिलाते हैं और द्रव विलायक के साथ क्रिया करके क्या बनाए, यौगिक बनाए, और वह यौगिक अगर आयनों में बट गया तो वो गैस क्या होती है, अधिक घुलनशील होती है। और जब गैस मिलाई
वो द्रव विलायक के साथ क्या नहीं करेगी, क्रिया नहीं करेगी, और क्रिया नहीं करेगी तो यौगिक नहीं बनाएगी। और ऐसा होता है तो वो गैस जल में क्या होती है, या जो द्रव विलायक होता है उसमें क्या होती है, द्रव विलायक में कम घुलनशील होती है। N2 और O2 होता है, इसके रक्त में घुलनशीलता होती है। समझ गए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट समझना, दूसरा जो पॉइंट है वो है गैस की प्रकृति हो गया। अब है द्रव विलायक की प्रकृति, इसको समझना क्या होगा। देखिए, द्रव विलायक की प्रकृति है 2 नंबर, द्रव विलायक की प्रकृति। ध्यान से समझना, एकदम आसान है। मैं कह रहा हूं कि ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में क्या होती है, घुलनशील होती है। ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में क्या होती है, घुलनशील। या मैं दूसरे तरीके से कहूं कि अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायक में क्या होती है, घुलनशील होती है। देखिए, ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होती है, अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होती है। तो इसका अर्थ क्या निकला कि समान को घोलता है। मैंने पहले भी कहा था, इस कथन का अर्थ क्या हुआ, समान को घोलता है। देखिए, विलेय और विलायक, विलेय क्या है, गैसीय प्रवृत्ति का है। विलेय कैसा है, विलेय क्या है, अगर ध्रुवीय गैस है तो ध्रुवीय विलायक में क्या होती है, घुलनशील होती है, क्योंकि दोनों की प्रवृत्ति क्या है, सेम है। अध्रुवीय अध्रुवीय विलायक में क्या होती है, घुलनशील होती है। इससे उदाहरण ले, HCl होता है, ये बेंजीन की अपेक्षा जल में अधिक घुलनशील होता है। बेंजीन की अपेक्षा जल में क्या होता है, अधिक घुलनशील होता है। क्यों? क्योंकि ये कैसी प्रवृत्ति का है, ध्रुवीय गैस है, और ये जल क्या है, ध्रुवीय विलायक है। इसलिए HCl बेंजीन की अपेक्षा जल में क्या होता है, अधिक घुलनशील होता है। तो दूसरा जो द्रव विलायक की प्रवृत्ति है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, समान को घोलता है। अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होती है, और ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होती है। तीसरा समझिए, तीसरा जो है वो है टेम्परेचर का इफेक्ट, यानी किसका इफेक्ट, ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव हो गया, इसको समझो। स्थिर क्या है, दाब, स्थिर दाब पर ये क्या है, द्रव विलायक। गौर करना, ये क्या है, द्रव विलायक। इसमें क्या मिलाई, गैस, यानी इसमें क्या घुली हुई है, गैस घुली हुई है। क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। स्थिर दाब पर ये जो द्रव विलायक है उसमें क्या घुली हुई है, गैस घुली हुई है, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे, तो ये गैस के अणु हैं, गैस के अणुओं के स्थानांतरण, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। देखिए, स्थिर दाब पर द्रव विलायक में गैस घुली हुई है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इस द्रव विलायक में गैस के अणुओं के
स्थानांतरण गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। और ये गैस के जो अणु हैं ये द्रव विलायक की सतह से कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। इसलिए ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता में क्या आएगी, कमी आएगी। दिमाग में बैठा लेना, बोर्ड का क्वेश्चन भी है। क्या कहेंगे, स्थिर दाब पर गैसों के द्रव में विलेयता क्या होती है, घटती है। स्थिर दाब पर गैसों की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, घटती है। क्यों, ताप बढ़ाएंगे तो इस द्रव विलायक में जो गैस के अणु हैं उन गैस के अणुओं की स्थानांतरण गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। और ये द्रव विलायक की सतह से कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। इसलिए ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता में क्या आएगी, कमी आएगी। अपवाद है, अपवाद हाइड्रोजन और हीलियम। याद रखना, हाइड्रोजन और हीलियम, इनको जब आप द्रव विलायक में घोलते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम को जब आप द्रव विलायक में घोलते हैं तो ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। इसलिए इनकी जो विलेयता है वो ताप बढ़ाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। ये अपवाद है। हाइड्रोजन और हीलियम ये जो गैस है इसको जब आप द्रव विलायक में घोलते हैं तो ऊर्जा का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। इस स्थिति में ताप बढ़ाएंगे तो इनकी गैसों की द्रव में विलेयता में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये आपको ध्यान रखना, अपवाद टाइप क्वेश्चन है। अगला देखिए, दाब का प्रभाव। और दाब के प्रभाव में आपको इतना ध्यान रखना है, कौन सा हो गया, दाब का प्रभाव। यानी स्थिर ताप पर क्या करेंगे, गैसों का दाब बढ़ाएंगे। और गैसों का दाब बढ़ाएंगे तो उन गैसों की विलेयता में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि गैसों का जब आप दाब बढ़ाओगे तो उन गैसों की द्रव में विलेयता में क्या होगी, वृद्धि होगी, जिसको आगे हेनरी का नियम क्या करेगा, समझाएगा। तो आपको जितना मैंने जो बताया है उसको अच्छी तरह कर लेना। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये परिभाषा ध्यान रखनी है, क्रम ध्यान रखना है, और प्रभावित करने वाले जो कारक है वो आपको ध्यान होने चाहिए। जो दिक्कत आएगी उसका समाधान है नेक्स्ट क्लास में।